आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं इसकी एक फ़ीस है, इसकी फ़ीस 10 रुपये है। आप ये जैज़ कैश हमारा अकाउंट है या जितनी आप पे कर सकते हो मोहम्मद नूर हसन के नाम से काइंडली पे कर दीजिएगा अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगे। इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि स्पेशल असेसमेंट कब कब की जाती है, पहले हम देख लेते हैं कि स्पेशल असेसमेंट इटसेल्फ क्या है। सबसे पहली बात कि स्पेशल असेसमेंट को सेक्शन 70 से लेकर 73 तक लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो है एक्ट है वो डील करता है। स्पेशल असेसमेंट होती क्या है? फ़र्ज़ कर ले जिस तरह हम कहते हैं किसी पर्सन को कि तुम मेरे लिए क्या हो, स्पेशल हो, तो क्या ख़ास हो। तो इस तरह कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए बड़ी स्पेशल होती हैं। अब जो बंदा स्पेशल हो तो उसके लिए चीज़ें भी क्या होती हैं, स्पेशल होती हैं। तो अब क्योंकि ये ज़मीन स्पेशल है रेवेन्यू ऑफिसर के लिए, तो इसकी जो असेसमेंट करेगा वो भी किस तरीके से करेगा, एक स्पेशल तरीके से करेगा। अच्छा, स्पेशल तरीका क्या है वो हम आगे बताता है ये एक्ट। पहले बताता है कि कुछ ज़मीन भाई वो कौन सी स्पेशल है, जिसको रेवेन्यू ऑफिसर है उसे स्पेशल देखता है। सबसे पहले इसके अंदर जो कंडीशन हम देखते हैं, जो जिन कंडीशन के अंदर स्पेशल असेसमेंट की जाती है। अच्छा, ये जो ज़मीनों की हमने लिस्ट दी है ऑलमोस्ट 6 हैं, ये रेवेन्यू ऑफिसर के लिए फुल स्पेशल है। सबसे पहली स्पेशल ज़मीन कौन सी है? वो कहता है जब भी आपकी गवर्नमेंट कहती है कि फार्म ऑफ असेसमेंट में चेंज कर लो, रेवेन्यू ऑफिसर कहता है मेरे लिए तमाम ज़मीनें क्या हो गई, स्पेशल हो गई। कैसे? अब फार्म ऑफ असेसमेंट की चेंज को समझ लेते हैं। हुआ ये कि पहले असेसमेंट कैसे होती थी, वो क्या करते थे, एक महाल जहाँ 4-5 गाँव का इकट्ठा एक ज़मीन को देखते थे, इससे पर एकड़ कितनी प्रॉफिट आ रहा है पर ईयर का, तो उस वाले से वो असेसमेंट करके वो लगाते लैंड रेवेन्यू लगाते थे। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं करना, हर गांव में हर मुरब्बे में, एक मुरब्बे में 25 एकड़ होते हैं, हर मुरब्बे में अलग-अलग जाके आपने चेक करनी है ज़मीन। अब वो कहते हो रेवेन्यू ऑफिसर कहता है कि भाई असेसमेंट में आ गई चेंज, अब उसे हम नए सिरे से असेसमेंट करनी पड़ेगी। तब क्या होता है, स्पेशल असेसमेंट को अडॉप्ट करेगा। नहीं तो आम तौर पर जनरल असेसमेंट होती है, जनरल असेसमेंट का जब टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो हम रीअसेसमेंट की तरफ आते हैं। लेकिन ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं तो हमारी स्पेशल असेसमेंट होगी। अब दूसरा स्पेशल सर्कमस्टांसिस, लैंड सोल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ज़मीन थी, उसने किसी और के साथ उसकी शादी कर दी, मतलब शादी से मुराद ये है कि उसने बेच दी। अच्छा, वर्ड तो वैसे इनअप्रोप्रिएट है। अच्छा, बेची किस तरह? मिसाल के तौर पर हमने सेक्शन 56 और 56A के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि कब कब लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट की ज़मीन पे तो लैंड रेवेन्यू क्यों लगना है, वो तो यही बात है कि एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ में देना, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट। अब हुआ ये कि वो गवर्नमेंट की ज़मीन या तो गवर्नमेंट ने लीज़ पर दे दी है, ग्रांट कर दी है किसी को, या बेच दी है। अब वो किसी पर्सन के पास आ गया है, हो सकता है गवर्नमेंट ने आपको बेच दी हो, आपको पैसे दे आप ख़रीद लें, हैं आपने ले लिया। अब गवर्नमेंट कहेगी बच्चू मैं अपने आप से तो नहीं टैक्स ले सकती थी, तेरे से तो लैंड रेवेन्यू निकाल लूँगी। अब कहेंगे भाई असेसमेंट तो करनी पड़ेगी पहले लैंड रेवेन्यू लेने से पहले। फिर वो जुगाड़ ये लगाएंगे आपके साथ कि जनाब उसका स्पेशल असेसमेंट को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि जनरल असेसमेंट तो फिर एक किस्म की पूरे प्रोवेंस की चलती है, जब चलती है तो स्पेशल कर लेंगे। अगली बात है थी टाइम पीरियड आपका ओवर हो गया है। अच्छा, होता ये कि आगे जाके जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना सेल वाले टॉपिक्स को हम देखेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जब कोई बंदा लैंड रेवेन्यू को पे नहीं करता तो उसकी जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो चार्ज है कलेक्टर संभाल लेता है, और कलेक्टर उससे क्या लेता है, प्रॉफिट के साथ उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उससे अपना जो टैक्स है, लैंड रेवेन्यू समझ लो कि ज़मीन का टैक्स ही होता है, टैक्स पूरा करता है। अब हुआ ये कि समझ ले 5 साल के लिए प्रॉपर्टी कलेक्टर के अंडर थी एक पर्सन की, अब वो 5 साल ख़त्म हो गया। अब उसके ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट क्या, रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, स्पेशल असेसमेंट। अच्छा, अगली बात आ गई जनाब रिवीजन। अच्छा, रिवीजन अगर रिक्वायर हो, रिवीजन कब रिक्वायर होती है, वो कहते हैं कि जो लैंड है इसकी नेचर में तब्दीली आ गई। मिसाल के तौर पर पहले ज़मीन थी बंजर पड़ी हुई थी, वहाँ से नहर निकल आई, अब वहाँ पानी लगने लग गया, सारी बात है उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो गई है, अब तो आपको लैंड रेवेन्यू तो वो लेगी गवर्नमेंट, आप भी मोटा माल छाप रहे हो। तो फिर गवर्नमेंट जैसे ही आप गवर्नमेंट देखेगी कि जनाब क्या हुआ है, आपकी जो लैंड है उसके अंदर क्या आ गई है, चेंज आ गया, और आती ही गवर्नमेंट कहेगी अस्सलाम वालेकुम कहते ही साथ कहेगी जनाब स्पेशल असेसमेंट और दो बेटा लैंड रेवेन्यू। मिसाल के तौर पर आपकी एक ज़मीन थी अनइरिगेटेड लैंड जिस पर पानी नहीं लगता था, अब उसमें पानी लगने लग गया, जारी बात उसका रेवेन्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेशल असेसमेंट करेगी। नेक्स्ट आ गया कि हमारा पास्चर और अदर नेचुरल प्रोडक्ट,
हुआ ये कि आपकी ज़मीन के अंदर जब जनरल असेसमेंट हुई या रीअसेसमेंट हुई तो गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो ये देखना भूल गया कि आपकी जो ज़मीन है, लैंड है, या उधर पानी है, ज़मीन की वजह से या उसमें पानी की वजह से उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, मिल्स आ गई, अपने मिसाल तौर पर अपनी ज़मीन के अंदर तालाब बना और मछलियाँ छोड़ दी, ज़ाहिर बात आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अब तो गवर्नमेंट ने कहना कि यार ये क्या हो रहा है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हो, रेवेन्यू कम पे कर रहे हो। तो इस कंडीशन में भी गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि आपको पता है अंडर सेक्शन 49 और 50 में ये बात लिखी हुई है कि जितनी भी पानी के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं और ज़मीन के अंदर जो कुदरती चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर कुदरती से मुराद ये है सोना निकल आता है, हीरा निकल आता है, कोयला निकल आता है, ऑयल निकल आता है, ये सारी किसी गवर्नमेंट की मलकियत है। अब गवर्नमेंट ने देखा कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़मीन के अंदर आ गई तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेशल असेसमेंट करेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस तरह हुआ कि आपकी वेस्ट एंड बैरन लैंड थी, आपको पता है कोई भी ज़मीन जो 6 साल से बंजर पड़ी हो उसको आपकी गवर्नमेंट मज़ीद अगले 6 साल तक, 6 साल से पहले पड़ी हो बंजर और आगे नेक्स्ट 6 साल तक उस पर जब काश्तकारी हो रही है लैंड रेवेन्यू नहीं लेगी। अब हुआ ये कि वो 6 साल का अरसा गुजर गया, जैसा कि हमारा जो सेक्शन है 56 उसके अंदर लिखा है वो 6 साल का अरसा गुजर गया। अब गवर्नमेंट ने क्या लगाना, उस पर असेसमेंट लगानी है, तब गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर स्पेशल असेसमेंट करेगी। इनमें से कोई भी एक कंडीशन होती है तो आपका रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है, आपकी ज़मीन की स्पेशल असेसमेंट कर सकता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, अंडर सेक्शन 70। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने पहले से वो तमाम हालात पढ़ लिए जिन सर्कमस्टांसिस के अंदर स्पेशल असेसमेंट हो सकती है। अगला क्वेश्चन आएगा कि हमने जनरल असेसमेंट में तो पढ़ा था, प्रोक्लेमेशन होगी, वो जो मामला पीछे पढ़े थे सारे हमारे इल्म में हैं। अब आप ये कहते हो कि जनाब इसका क्या प्रोसीजर है स्पेशल असेसमेंट का है, तो अंडर सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 ये कहता है इसका सेम वही प्रोसीजर है जो जनरल असेसमेंट का है। जो किसका है, जनरल असेसमेंट का है। अगर कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो मॉडिफिकेशन करेगा, नए रूल्स बनाएगा, उसके मुताबिक आपने उनको अडॉप्ट करना है, बाकी प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आ गया हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन आ गया वो 70A है। 70A कहता क्या है, सबसे पहले ये बात समझ लें कि 70A में मेजर बात ये है कि आपका जो स्पेशल असेसमेंट में आपने टैक्स को बढ़ाना कैसे, क्योंकि सर्कमस्टांस चेंज हुए हैं इसलिए तो आप स्पेशल बने हो, अब आपका टैक्स बढ़ना है। लेकिन अगली क्वेश्चन ये है कि कैसे बढ़ाना है, वो कहते हैं उसका रूल उन्होंने ये दिया हुआ है, अगर किसी बंदे की ज़मीन है इरीगेटेड लैंड 2.5 एकड़ से ज़्यादा, मतलब 2.5 एकड़ से ज़्यादा और 12.5 एकड़ से कम, तो उसका 50% वो टैक्स जो उसको 57 और 70 के अंदर असेस किया है बढ़ा दो। उसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं कि उसका जो टैक्स असेस हुआ है वो 300 रुपये हुआ है, 50% क्या बनेगा 150, नया टैक्स कह रहा है कि आप इसे 450 लगा दो। एक रूल। अगर वो कहता है अनइरीगेटेड लैंड है सिर्फ उसके पास, तो 5 से ज़्यादा और 25 से कम है तो 50 लगा दो। अगली बात आ जाती है अगर उसके पास दोनों ही है, नहरी भी है, इरीगेटेड भी है और अनइरीगेटेड लैंड भी है, तो जो इरीगेटेड लैंड है वो 12.5 एकड़ से कम होनी चाहिए और 2.5 एकड़ से ज़्यादा, तो आप उसे 50% बढ़ा दो। बी में वो बात करता है अगर इरीगेटेड लैंड 12.5 एकड़ या इससे ज़्यादा है और 25 एकड़ से कम है तो उसका 100% बढ़ा दो। मिसाल के तौर पर 300 रुपये की मिसाल लें तो उसका 100% क्या बनता है 300, तो उसका नया टैक्स क्या होगा 600 रुपये। क्लियर, सिंपल मैथ ही है। अनइरीगेटेड लैंड है 25 से ज़्यादा 50 से कम, फिर ये रूल अगर दोनों उसमें इरीगेटेड लैंड 25 तक होनी चाहिए। 70B के तहत ये जो बोथ वाला कंसीडर होगा वो मैं आगे जाके पढ़ाता हूँ। आगे है सी वाला तो क्लियर ही है। डी वाला आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है अगर इरीगेटेड लैंड 50 एकड़ से ज़्यादा चाहे 1000 हो, अनइरीगेटेड लैंड 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं, चाहे जितनी मर्जी हो। अगर दोनों है तो आपकी इरीगेटेड लैंड 50 से ज़्यादा तो आपका 300% बढ़ा देना है। अगर हमने 70A तक पढ़ लिया, अब हमारा 70B आ गया। 70B के अंदर वो बात ये कर रहा है कि जनाब आपने ओनरशिप को कैसे डिटरमिन करना है। मिसाल के तौर पर हमने वहाँ जो 70A सब सेक्शन A के अंदर ये देखा है कि अगर किसी की ज़मीन 2.5 एकड़ से ज़्यादा और 12 एकड़ से कम है तो उसे 50% इंक्रीज़ करना है अपने लैंड रेवेन्यू। अब मसला ये आ गया कि अब उसकी ओनरशिप को डिटरमिन कैसे करना है। पहली बात जो हमने बोथ में पढ़ी थी, बोथ अगर किसी की ज़मीन अनइरीगेटेड लैंड है और इरीगेटेड लैंड है तो उसमें हमने ये रूल पढ़ा था कि उसकी 12.5 एकड़ से ज़्यादा इरीगेटेड लैंड ना हो। तो वो कहता है कि इसका मतलब क्या है।
सॉरी। अच्छा, सब सेक्शन बी में क्लास ए को देख लें तो वो कहता है कि सेक्शन पहले तो 56A और 70A के लिए जो 1 एकड़ है ना इरीगेटेड लैंड का, वो अनइरीगेटेड के 2 तस्वर होंगे। जहाँ 12.5 एकड़ लिखा है कि इरीगेटेड लैंड पे 50% लगना है, तो इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई 2 कर लो, 25 एकड़ अनइरीगेटेड लैंड पे भी 50% लगेगा, इंक्रीज़ होगा। दूसरी बात वो कह रहा है कि जनाब आपका जो लैंड ओन्ड है, लैंड ओन्ड से मुराद जो ज़मीन खरीदी है एक ओनर ने, उसकी वो ज़मीन तमाम ज़मीनें इसके अंदर कंसीडर होंगी, चाहे वो एक सूबे में हो, एक से ज़्यादा सूबे के अंदर हो। जो उसके नाम पे ज़रूरी ज़मीन है उसको कलेक्टिवली आपने लेना है। अगर उसकी 5 एकड़ पंजाब में पड़ी है, 5 उसकी सिंध में पड़ी है और 5 बलूचिस्तान में, तो आपने टोटल 15 एकड़ उसको एग्रीगेट लेना है। अब वो कौन सी क्लास में जाएगा? सेक्शन 70A सब क्लास बी में जाएगा कि उसकी अब उसको लैंड रेवेन्यू कितना इंक्रीज़ होगा? 100%। अब वो बात ये कर रहा है कि इसके अंदर कौन कौन सी जायदाद नहीं आती, 1 और 2 जो उसने बी के अंदर दिया। पहले इसके अंदर वो जायदाद जो 56 क्लास बी, सी और डी, बी और सी और डी में ये बात लिखी हुई है कि एक ऐसी ज़मीन जो अर्बन एरिया में है, जिसके ऊपर अर्बन टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लगता है, उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू टैक्स नहीं लग सकता। तो ऐसी ज़मीन को आप कंसीडर नहीं करेंगे जब आप उसकी ज़मीन के जायदाद निकाल रहे होगे कि 12.5 एकड़ वाला रूल निकाल रहे हो, तो फिर उसको क्या कर दोगे? निकाल दोगे। फिर दूसरी 2 में बात कर शामलात दे। शामलात दे समझ लें ये होता है कि देखें जब कोई गांव पहले अंग्रेज़ ने काटा तो उसने उसके साथ मसाजिद की जगह, हॉस्पिटल की जगह, कुएँ की जगह, कब्रिस्तान की जगह ये दी, ये होती थी शामलात दे। अगर किसी बंदे के पास 50 एकड़ तक की शामलात दे है तो उसे लैंड रेवेन्यू से एग्जेम्पशन है। अगर 50 एकड़ से ज़्यादा है तो फिर वो क्या आएगा? फिर उस पर लैंड रेवेन्यू लगेगा। अब बात कर रहा है कि लैंड ओनर से मुराद कौन सा पर्सन है? कहता है वो बंदा लैंड ओनर कहलाएगा जिसको अलाट हुई है गवर्नमेंट ने ज़मीन की है। जब कोई बंदा रिटायर होता है गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट से ज़मीन अलाट करती है तो उसे कहते हैं अलाटी। जिसको अलाट होगी वो क्या कहलाएगा? अलॉटी कहलाएगा। और फिर कहता है कि वो बंदा जिसको ज़मीन ने गवर्नमेंट ने ज़मीन ग्रांट की है, जिस बंदे को ज़मीन ग्रांट हो क्या कहलाता है? ग्रांटी कहलाता है। इसके अलावा वो बंदा जिससे अपनी ज़मीन किसी को मोरगेज करवा दी। मोरगेज होता है कि आपने अपनी ज़मीन दूसरे बंदे को दी और बदले में आपने क्या ले लिया? पैसे ले लिए हैं, कर्ज़ ले लिया है कि जब मैं कर्ज़ वापस करूँगा मेरी ज़मीन मुझे वापस कर देना। ये क्या? मोरगेज। तीसरे नंबर पे वो बंदा जिसके पास परमानेंट राइट है, जायदाद को इस्तेमाल करने से मुतल्लिक जिसके पास परमानेंट राइट है, वो भी क्या कहलाएगा? लैंड ओनर कहलाएगा। 70C में आया क्या कि अगर आपकी ज़मीन इंक्रीज़ करती है, मिसाल के तौर पर आपके पास 6 एकड़ थे, आपने मज़ीद 6 ले लिए या 7 एकड़ ले लिए, अब आपकी कैटेगरी 70A सब सेक्शन ए से लेके निकल के आप बी में चाह रहे हो, तो अब आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि मुतलका अथॉरिटीज़ को अगर आपका अच्छा पहली एक बात नोट कर लें कि ये आपकी जो ज़मीन दी आपने एक और पटवार सर्कल। अब पटवार सर्कल क्या होता है कि आपका जो पटवारी होता है उसके अंदर गांव होते हैं। एक गांव है तो एक पटवार सर्कल, 2 गांव है तो भी वो एक पटवार सर्कल कहलाएगा। अगर आपने उस पटवार सर्कल से बाहर ज़मीन ली है, अगर उस पटवार सर्कल से बाहर ज़मीन लिया है तो आप मुतलका अथॉरिटी को बताएंगे कि सर मेरी ज़मीन बड़ी है, तो आप मुझ पर जो लैंड रेवेन्यू उन्होंने बढ़ाना होगा बढ़ा देंगे। अगली बात सर उस सेक्शन 2 में कह रहा है कि आपने बताया नहीं, आपकी ज़मीन बड़ी लेकिन आपने बताया नहीं, तो आप उस सेक्शन 54A के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। 70D आ गया। 70D ये कहता है कि आपको एग्जेम्पशन, सब सेक्शन 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको एग्जेम्पशन मिलती थी लैंड रेवेन्यू से लेकिन आपको एग्जेम्पशन नहीं दी, या 70A के अंदर आपको क्या था कि कम लैंड रेवेन्यू लगता था, उन्होंने असेसमेंट करके ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लगा दिया, तो आप एक एप्लीकेशन असिस्टेंट कलेक्टर को दे सकते हो। असिस्टेंट कलेक्टर क्या करेगा? उस पर नोटिस करेगा दूसरी उस पार्टी को जिस पर लैंड रेवेन्यू लगना था, तो उसका जो फैसला होगा साथ उसकी रीज़न लिखेगा कि मैं फ़ैसला क्यों दे रहा हूँ, उस पर जो उसको ठीक फ़ैसला लगता होगा वो फ़ैसला करेगा। सब सेक्शन 3 में आ जो वो कहता है कि अगर तो असिस्टेंट कलेक्टर को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, एप्लीकेशन मिलती है, या उसकी अपनी ओपिनियन है या अपने नॉलेज से पता लगता है कि एक बंदा जिस पे लैंड रेवेन्यू लगा है वो जानबूझकर लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर रहा, वो कहेगा बच्चों अब तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो क्या करेगा? उसके खिलाफ कार्रवाई कर देगा। इसके दूसरी बात है या वो पे कर रहा है लेकिन कम पे कर रहा है जिस पे लैंड रेवेन्यू लगेगा, तो उसको फिर क्या करेगा? 15 दिन का टाइम देगा, नोटिस देगा 15 दिन का, भाई 15 दिन में पैसे आके जमा करवा दो, नहीं तो फिर उसके खिलाफ क्या हो जाएगा? कानूनी कार्रवाई। सब सेक्शन 4 के अंदर बात कर रहा है कि जनाब आपका जो असिस्टेंट कलेक्टर है जब वो सब सेक्शन 2 या 3 के अंदर क्या कर रहा होगा? अपनी पावर्स को यूज़ कर रहा होगा, वो कभी भी कोई एक रजिस्टर्ड डीड है, रजिस्टर्ड डीड होती है कि आपने मेरे साथ माहदा किया है
कि ये मेरी जो ज़मीन है जायदाद 1 एकड़ आप ख़रीद लें। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं ख़रीद लिया और हमने नोटरी पब्लिक से उसे क्या करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया है। अब ये रजिस्टर्ड डीड की जो है ना वैलिडिटी को असिस्टेंट कलेक्टर चैलेंज नहीं कर सकता। या आपके नाम पे अगर इंतकाल पास है तो वो ये नहीं पूछेगा भाई इंतकाल तुम्हारे नाम पे कैसे पास हुआ है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको तस्लीम करने का पाबंद होगा असिस्टेंट कलेक्टर। अगली बात कर रहा है कि इस सेक्शन के तहत जो भी प्रोविज़न, जो भी इंस्ट्रक्शन है आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बनाई होगी, रूल्स बनाए होंगे, उसको वो फॉलो करने का पाबंद होगा। मिसाल के तौर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक असूल बनाया कि जनाब आपने एप्लीकेशन जब आपके पास आए उस पार्टी को बुलाकर उसे दावा लेना है। दावा ये होता है कि प्लेंट लो, फिर उसका जवाब दावा लो। प्लेंट ये होता है कि उसे एक एप्लीकेशन आपको सामने के लिए, अगर आपने CPC पढ़ी है, आपको प्लेंट का नहीं पता तो मेरे CPC पर लेक्चर है वो देख लीजिएगा। आसान अल्फाज में एक एप्लीकेशन टाइप दावा होता है, उसमें वो अपने ग्राउंड लिख कर बताता है कि मैं कम क्यों पे कर रहा हूँ। अगर वो कम की पे करने को साबित कर देगा रूल्स में लिखा है तो फिर वो जो असिस्टेंट कलेक्टर अपनी बात से पीछे हट जाएगा। ये अगर रूल्स में लिखा है तो फॉलो करने का पाबंद होगा। मैं एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। 71 में पावर, अच्छा वो कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास अख्तियार है, वो रूल्स बना सकती है। अच्छा वो रूल्स जब बनाएगी, जो सेक्शन 72 है इसको मद्देनज़र रखेगी। पहली बात यह है कि किस चीज़ के मुतालिक रूल्स बनाने हैं। सब सेक्शन ए में बात कर रहा है कि किस तरह आपने एक जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं इसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना है। गंदम की कीमत पे करना है, चावलों की कीमत पे करना है, कपास की कीमत पे करना है। इसके मुतालिक रूल्स किसने बनाने हैं? गवर्नमेंट ने। बी में आ जाओ, द मेथड बाय विच द असेसमेंट टू लैंड रेवेन्यू शैल बी मेड। किस मेथड से असेसमेंट करनी है? मिसाल के तौर पर आपने एग्रीगेट निकालना है। आप एक गांव में 50 से मुरब्बे ज़मीन है, आप एक ज़मीन के निकालते हो कि इसकी ये पैदावार है, तो आप सारी गांव की पे मल्टीप्लाई करते हो कि ये मेथड रखना है या हर एकड़ का अलग-अलग निकालना है। क्या मेथड रखना है, इस मेथड के मुतालिक भी कौन बताएगा? गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। सी में वो बात करता है द प्रिंसिपल ऑन विच एग्जेम्पशन। वो कहता है कि उन प्रिंसिपल्स पे कि अगर कोई बंदा ज़मीन के अंदर इम्प्रूवमेंट करता है या एग्जेम्पशन में इम्प्रूवमेंट करना चाह रही है कि किस पे आपने लोगों को एग्जेम्प्ट करना है, गवर्नमेंट नए सिरे से रूल्स बना सकती है। डी में बात करता है द मैनर इन विच असेसमेंट शैल बी अनाउंस। कि आपने अनाउंस कैसे करनी है? प्रोक्लेमेशन करवाना है, मुतलका गांव की मस्जिद में ऐलान करवाना है, अखबार में इश्तिहार देना है, कैसे करना है अनाउंस असेसमेंट को? तो उसके मुतलिक भी गवर्नमेंट क्या बना सकती है? अंडर सेक्शन 71 रूल्स बना सकती है। ई में वो बात कर रहा है कि द मैनर इन विच द रेट ऑफ असेसमेंट इज़ टू बी कैलकुलेटेड। कि किस रेट में असेसमेंट करना है, पाकिस्तानी रुपये में करना है, गंदम के रेट पे करना है, किस रेट पे करना है, तो ये भी क्या बनाए? गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। 72 में आ गया प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन मेकिंग रूल। कि जब उसने रूल्स को बनाना है तो उसने कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करना है? वो कह रहा है कि जब भी गवर्नमेंट रूल्स बनाने वाली होगी ना अंडर सेक्शन 71, वो उसका एक फॉर्म को पब्लिश करेगी रूल्स को फाइनल करने से पहले, ताकि इसके अंदर उसने रूल दिया हुआ है। सेक्शन 22 है पंजाब जनरल क्लासेस एक्ट 1956 का। उसके तहत वो क्या करेगा? उसको पब्लिश करेगा कि नोटिफिकेशन के अंदर रूल्स बनाने से पहले, ताकि इन रूल्स पे अगर किसी बंदे को एतराज़ है, हमारे पास है, उसके एतराज़ को हम पहले हल कर लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट 73 में वो बात कर रहा है कि जनाब ये जो चैप्टर है हमारा असेसमेंट वाला, हमारी गवर्नमेंट या जो हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ एग्जैक्टिव इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि जनाब पटवारी, असिस्टेंट कलेक्टर या कलेक्टर ने काम किस तरह करना है। वो कह रहा है कि जो रूल्स बनाएगा वो आपके लैंड रेवेन्यू एक्ट से मुतजादम नहीं होने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट कह रहा था ये काम पटवारी ने करना है तो वो एग्जेक्टिव ऑर्डर में कलेक्टर के ज़िम्मे लगा दे, ऐसा नहीं वो कर सकता। वो रूल्स बना सकता है कि मिसाल के तौर पर वो कह सकता है कि अगर आपके पास जो एप्लीकेशन हमने अभी अंडर सेक्शन 70 डी में पढ़ी थी, जो एप्लीकेशन आई है, तो उसको कह सकता है कि 10 दिनों में निपटा दो। तो ये टाइम पीरियड को फिक्स करना, कोई इस तरह के एग्जेक्टिव ऑर्डर देना चाहे तो वो दे सकता है। कौन दे सकता है? हमारा अल्लाह भला करे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये था हमारा स्पेशल असेसमेंट का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।